मान्यवर सचिव महोदय एवं समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में इसके पूर्व की घटिका में मैं अपने छात्रों को व्यंजनावृत्ति शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को व्यंजनावृत्ति पर व्याख्यान दे रहा था। व्यंजनावृत्ति में जो दो तरह की व्यंजना होती है, शाब्दिक व्यंजना एक अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के दो भेद होते हैं, इससे पहले मैं कह चुका हूँ। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अब अर्थी व्यंजना पर थोड़ा सा संक्षेप में जो है व्याख्यान, जिसे अर्थी व्यंजना की मैं चर्चा इसके पहले वाली घंटी में कर चुका हूँ। जो अर्थी व्यंजना किन किन जगहों पर हुआ करती है। अर्थी व्यंजना का है जो महाकवि के भक्ति बोधव्य वाक्यानाम अन्य वाच्य वस्तुदेश कालालाम का को शिष्टाधिक वैशिष्टाद अन्यर्थम व बोधित सार्थ संभव। तो ऐसे परिवेश में चेष्टा वैशिष्ट का एक जीता जागता उदाहरण, संकेत काल मनसम विष्टम ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नित्रार्ताकृतम लीला पद्मम निर्मितम। यहाँ पर जो है संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया, अर्थात चतुर्नायिका ने बिट को संकेत ज्ञान का इच्छुक समझकर विकसित नेत्रों से अभिप्राय सूचित कर लीला कमल को संकुचित कर दिया। संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया और हसन नेत्रार्पितम नेत्रार्पिताकृतम नीला पद्मम निमीलितम। देखिए यहाँ ध्यातव्य है कि संकेत काले मनोजसतम संकेत कालमनसम, संकेत कालम जिज्ञासुमिति। किसी भी संकेत को समझने में जो जिज्ञासु है, ऐसे उस कामुक व्यक्ति को, उस बिट को समझकर हसन नेत्रापिताकृतम हसती इव नेत्रे नयने जस्य ताभ्याम अर्पितम सूचितम आकृतम अभिप्राय जस्मिन कर्मणि तज्जथा क्रिया विशेषणम लीला पद्मम लीला कमलम निमीलितम संकुचितम। यहाँ ध्यातव्य ये है, अस्मिन् उदाहरणे सायंकालः संकेत कालः इति पद्म निमीलिना आदिचेष्टया कमल संकोच नादिचेष्टया कयाचित नायिकिया द्वितीय बीजते। वह नृत्य भित्ति जो है इशारों को समझने वाला है। यह नायिका हंसती हुई और अपने हाथ में लिए हुए कमलों के पंखुड़ियों को बंद कर देती है ना। लीला पद्मम निमीलितम, जो लीला पद्म कमल है हाथ में ली हुई है, उसको बंद कर देती है। उसके बंद करने से व्यंजना क्या है भाई, तो इससे बंद करने से व्यंजना यह है कि जैसे सायंकाल में कमल स्वतः बंद हो जाता है। कमल बंद करने से तात्पर्य ये है कि अब सायंकाल होने वाला है, हमारे तुम्हारे रमण के लिए यह समय उचित होगा। अत्र संध्या संकेत काला पद्मिनी मीलनात् आदि चेष्टया कयाचित द्युत्यते, है ना। यहाँ द्युतित होता है कि कमल बंद हो गया, संध्या काल होने वाला है, संध्या काल में रमण के लिए उचित समय है। इसे कोई कहता है गतोस्तमर का है, गतोस्तमर का है, सूर्य अस्त हो गया है। तो सूर्य अस्त हो गया का अपने अपने अर्थ में अपनी अपनी क्रिया के समान अनेक अर्थ को द्योतित किया जा सकता है। गतोस्तमरका का अर्थ हुआ कि जो ग्वाले हैं, जो गौ सेवा करते हैं, जंगलों में क्षेत्र में जो गाय को चराते हैं, वो गाय को जो है किसी ने घोषणा कर दिया गौ गतोस्तमरका, तो वे ग्वाले अपने गायों को अपने घर के लिए लेकर प्रस्थान करेंगे।
विद्यार्थी जो हैं गतुस्तवर्गः करने से पठन पाठन क्रिया को छोड़कर संध्या बंदन आदि क्रियाओं में युक्त हो जाएंगे। जो प्रत्यहनी आहनिक हैं, जो अग्निहोत्री हैं, वो सायंकालीन अग्निहोत्र क्रिया में लग जाएंगे। जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं वो सायंकालीन संध्या बंदन आदि में युक्त हो जाएंगे। मंदिरों में भगवान की पूजा आरती का समय हो जाएगा। जो रमणियाँ हैं, विलासिनियाँ हैं, उनके लिए यह है रमण करने का उचित समय, वो अपने रमण करने के एक स्थान ढूंढने लगेंगी इत्यादि एक शब्द के अनुरूप अर्थ द्योतित होते हैं। एवं वक्त्रादि नाम व्यस्त समस्ता नाम वैशिष्ट्य बुद्धव्यम। कवि का कहना कि इस तरह जो वक्त्रादि हैं, जो वक्ता हैं, उन वक्ता के व्यस्त समस्ता नाम, जो उनके अर्थ हैं, समस्त जो वक्तव्य हैं उन अर्थों के समान उनका अर्थ बोधित करना चाहिए। इसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। अर्थानाम व्याच्यादीनाम वैचित्र्याद विचित्रत्वाद, यह आर्थी व्यंजना। यहाँ अर्थों की जो अर्थ है उनका जो अनेक अर्थ हुआ है, जो अनेक अर्थों से जिनका अर्थ बोधित होता है, उसको इसलिए इसको आर्थिक व्यंजना कहते हैं। ये भी त्रिविधा 3 तरह की होती है। आर्थिक व्यंजना भी 3 प्रकार की हो जाती है। त्रिविद्यादिमर्थानां प्रत्येकं त्रिधामतम, ये अर्थानां वाच्यलक्ष्य व्यंग्यत्वेन त्रिकृतया सर्वा अपि अनंतरोक्ता व्यंजनास्त्रिविधा। ये अर्थों के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रूप 3 अर्थों की प्रदर्शित करने से इसको 3 तरह का वाच्यार्थ व्यंजना, व्यंग्यार्थ व्यंजना, लक्ष्यार्थ व्यंजना 3 अर्थ इसके होते हैं। ये कालो मधी कुपित पुष्प धन्वा आ गया है, ये वाच्यार्थ व्यंजना हो जाएगा। लक्ष्यार्थ जैसे हो जाता है, ये वाच्यार्थ ही नहीं कि कालो मधु कुपित पुष्प धन्वा, मधु मने बसंत ऋतु है और पुष्प धन्वा मने कामदेव कुपित है, नाराज है, कालो मधु कुपित एक पुष्प धन्वा। ये और धीरा भांति रत ये रहा शरीरा, और रत्ती से जन्य जो खेद है उसको हरण करने में सक्षम यह पवन शनि से नहीं बह रहा है, के लिए बनी मत मंजुल कुंज मंजू, और रमणीय ये वन भी है, लता कुंज भी है। दूरे पति कितनी कथा क्यों करनी मत दिया, मेरा पति दूर है इसलिए को क्या करना चाहिए। इसका अर्थ यही नहीं है कि किसी अच्छे काम को रमण करने के लिए तुम ही मेरे पास हो जाओ। ये हो गया आपका वाच्यार्थ व्यंजना। लक्ष्यार्थ व्यंजना के लिए निशीष चंदन स्तंतम निर्विष्टरावुधरो नित्रे दूर मनंजनी लुकिचा तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधो जनस्य अज्ञात पीड़ागमी। जो श्लोक कहा है, उस जो नायिका कहती है कि तुम जो है तुम्हारे चंदन स्तन तटम निशेष चित चंदनम स्तन तटम। स्तन तट में संभोग क्रिया आदि में जो है स्तनों के पुरुष और स्त्री के संघर्ष से स्तन तट बने पर लगा हुआ चंदन निर्विष्ट मिट गया है। चुम्बन आदि से अधरुष्ट का जो राग है, लालिमा, वो विलुप्त हो गई है। नेत्रों का अंजन दूर हो गया है। ये सब जो है ये लक्ष्यार्थ से बोधित होता है। और व्यंग्यार्थ से कहते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय आदि की व्यंजना का विस्तार बाद में करेंगे। इसलिए शब्द बुद्धो व्यनक्त्यर्थ शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकस्य व्यंजकत्वे तदनस्य सहकारिता। इसमें यह है कि व्यंजना बहुत विस्तृत स्वरूप इसका है। अर्थ शब्द से बुद्ध होकर व्यंजक होता है। शब्द बोधो व्यक्त अर्थ है। अर्थ शब्द से बोध होकर के और व्यंजक होता है। उसी तरह शब्द भी
दूसरे अर्थ का आश्रय लेकर व्यंजक होता है। अतः जहाँ एक शब्द या अर्थ व्यंजक होता है वहाँ दूसरा तथाक्रम अर्थ या शब्द सहकारी उसका और सहकारी होता है, क्योंकि शब्द व्यंजक होने पर अर्थ की उपेक्षा करता है, उसी तरह अर्थ भी व्यंजक होने पर शब्द की अपेक्षा करता है। इस कारण से एक की व्यंजनता व्यंजकता से दूसरे की सहकारिता को अवश्य मानना चाहिए। जैसे आगे कहते हैं कि अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्यात् त्रिविधो होता है, शब्दोपि वाचकस्तद्वत् लक्ष्यको व्यंजकस्तथा। अर्थात अभिधा आदि तीन उपाधियों का विशेषता से शब्द की वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार का माना जाता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना जो तीन शब्द शक्तियाँ हैं, उन तीनों शब्द शक्तियों का उपाधि विशेषता से अभिधा को शब्द, अभिधा शब्द को वाचक, और लक्षणा को लक्षक और व्यंजना को व्यंजक तीन प्रकार से माना जाता है। जिसमें अभिधा का व्यापार है वह वाचक है, जहाँ लक्षणा का व्यापार है वो लक्षक है, और जहाँ व्यंजना का व्यापार है वो व्यंजक कहलाता है, उसे व्यंजक कहते हैं। तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु पदार्थान्वय बोधनी, तात्पर्यार्थम तदर्थम च वाक्यम तदबोधकम परि। तात्पर्य वृत्ति पर इनका कहना यह है आचार्य विश्वनाथ का कि कुछ आचार्य जिसे जो अभिहितान्वयवादी लोग हुआ करते हैं, भट्ट मम्मट इत्यादि, भट्ट मीमांसक इत्यादि, दो बात होता है, एक अभिहितान्वयवाद होता है, एक अन्यताभिधानवाद होता है। तो अन्यताभिधानवादी जो है ये तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, इनके दृष्टि में ये तात्पर्य नामक कोई वृत्ति नहीं है, इसलिए कि मम्मट आदि आचार्यों ने भी कहीं यह है तात्पर्य वृत्ति की चर्चा नहीं की है। ये अभिहितान्वयवादियों का, लेकिन अन्यताभिधान जो वादी हैं, अब ये अन्यताभिधानवादियों का मत है, लेकिन जो अभिहितान्वयवादी हैं वो कुछ अभिहितान्वयवादी भट्ट मीमांसाचार्य इत्यादि लोग पदार्थों का परस्पर में अन्वय का बोध करने के लिए तात्पर्य नामक वृत्ति को मानते हैं। पदार्थों का परस्पर में अन्वय का बोध करने के लिए एक तीसरी वृत्ति तात्पर्य वृत्ति को लोग मानते हैं, और तात्पर्य को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ भी मानते हैं, वाक्य को तात्पर्य अर्थ का बोधक मानते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्यार्थ में लक्षणा का जब हम अर्थ करते हैं तो कर्मणि कुशला शब्द आता है, कर्मणि कुशला ये लक्षणा का अर्थ है। तो जैसे ध्यान देने वस्तु है, देने योग्य ये वाक्य है, जैसे कर्मणि शब्द है, कर्म शब्द का सप्तमी एक वचन में कर्मणि होगा। कर्मणि माने कर्म में कुशला है। जो व्यक्ति कर्मणि कुशला है उसका हम यदि तात्पर्यार्थ निकालते हैं लक्षणा से तो कुशान लातीत कुशला करेंगे। यदि कुशान लातीत कुशला, यहाँ जो है कुश आनयन क्रियायाम जित कर्म तस्मिन कुशल, ऐसा अर्थ व्युत्पत्त्यर्थ में करना पड़ेगा ना। कुशान लातीति कुशल, जो कुश को लाता है उसको कुशल कहते हैं। जो कुश को लाता है, कुशान दर्भान लाति आनयति इति कुशल है। तो कुशानयन क्रियायाम दक्ष है, तो कर्म हो गया, कुशानयन क्रिया कर्म हो गया, तो कर्मणि कुशल है। तो कुशानयन क्रियायाम कुशल है, कुशानयन दर्भानयन क्रियायाम कर्मणि क्रियायाम कुशला इति कर्म कुशल है। इसको हम लक्षणा का अर्थ मानेंगे तो ये तो साक्षात अभिधार्थ है। अलग इसको लक्ष्यार्थ इस तरह का उसको नोच खचोट करने से क्या फ़ायदा है। जैसे आचार्य मम्मट विषयांतर में हो रहा हो, लेकिन ये विषय अंतर में समझने की चीज़ होती है काव्य शास्त्रियों के लिए।
आचार्य मम्मट ने जो उनका प्रथम जो अभिप्रेत अर्थ है कि तदोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि ध्यातव्य है। ये छात्र यदि किसी छात्र को उत्कंठा हो, जानने की इच्छा हो, तो समझेगा इस बात को कि उनका पहला जो वाक्य है तदोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अदोषौ शब्दार्थो काव्यम, वह शब्द और अर्थ जिसमें दोष नहीं हो उसको हम काव्य मानते हैं, अन्यथा को नहीं मानते हैं। और मंगल श्लोक जानते हैं क्या करते हैं? मंगल श्लोक करते हैं कि नियतिकृत नियमरहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम निर्मितिम माददति कबीर भारती जयति। यह आचार्य मम्मट का मंगल श्लोक है। वो एक जगह कहते कि नियतिकृति नियम रहिता, नियति मैंने ब्रह्मा विधाता, उसकी जो कृति है रचना, उस नियति मैंने ब्रह्मा की रचना से जो अनन्य है, अलग है, जो कवि की कृति है ब्रह्मा की रचना से भिन्न है। नियते ब्रह्मणा या कृति रचना तस्मात् अन्य कविकृति, अन्या कविकृति, तस्मात् अन्या कविकृति। ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में 6 ही रस होते हैं, 3 ऋतुएँ होती हैं या 6 ऋतुएँ होती हैं। बसंत ऋतु होती है, 3 ऋतु होती है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु है, 6 ऋतुएँ होती हैं और शिशिर ऋतु होती है। इस तरह जो है 6 ऋतुएँ होती हैं। लेकिन इनके ब्रह्मा के यहाँ 6 ही रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु कठाय तिक्त भेदात, मधुर अम्ल लवण कटु कठाय तिक्त भेदात षड्विधा। ये 6 ही रस ब्रह्मा की सृष्टि में हुआ करते हैं। लेकिन कवि की सृष्टि में ऐसी बात नहीं है। कवि की सृष्टि में 9 रस होते हैं। 9 रस रुचिराम अपने आप कहता है, 9 रस रुचिराम। जो कवि में कृति जो है, जो कवि की कृति क्या है, 9 रस रुचिराम है। तो एक तरफ कहते हैं कि नियत कृति नियम में रहिता, जो नियत की कृति के नियमों से जो रहित होगा स्वतंत्र हो जाएगा, इसका अर्थ स्पष्ट है। आप फिर कहते हैं आगे अनन्य परतंत्राम, जो स्वतः अनन्य परतंत्र है। अरे भाई, जो नियत कृति के नियमों से रहित है तो परतंत्र स्वतः हो ही गया। जो ब्रह्मा की कृति से अलग अपना विश्व की रचना करता है, ब्रह्मा के विश्व की रचना से स्वतंत्र विश्व की रचना करता है, तो स्वतः स्वतंत्र है। फिर अनन्य परतंत्र कहने की आवश्यकता आपको क्या पड़ी? यानी इसलिए अब विरोधाभास दोष है। एक तरफ आप अदोषो शब्दार्थों को काव्य मानते हैं, दूसरे पार जब पुनरुक्त बदाभास तो अपने मंगल श्लोक में समाज करते हैं। ये है उनकी कृति। तो उसी तरह जो है यहाँ भी ये ध्यातव्य है, कर्मणि कुशल में ध्यातव्य है। तो तात्पर्याख्या वृत्तिमा हूँ पदार्थन है बोधने तात्पर्यार्थम पदार्थन च वाक्यम तद्बोधबोधकम। यहाँ जो है कुछ आचार्य जो अभितान्यवादी हुआ करते हैं, वे अभितान्यवादी लोग पदार्थों का परस्पर में अन्वय का बोध करने के लिए तात्पर्य वृत्ति नाम की वृत्ति को मानते हैं और तात्पर्य को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं, वाक्य को तात्पर्य अर्थ का बोधक मानते हैं। अवधा वृत्ति के एक एक शब्द का बोध कर निवृत्त होने पर वाक्यार्थ स्वरूप पदार्थ अन्वय का बोध कराने वाली तात्पर्य नामक वृत्ति को यह है, उस वृत्ति का अर्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है। ऐसा अभितान्यवादियों का मत है। ये अभितान्यवादियों का इस तरह का मत है। इसलिए आज यहीं पर हम द्वितीय परिच्छेद को समाप्त करते हैं। प्रथम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों का ये शास्त्री दर्पण यहाँ पूरा हो गया। ओम शांति।